कैसे करते हैं देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो आपको पहले तो एक क्वांटिटी कोई दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वांटिटी दी थी, लेट्स से टाइम पीरियड। एग्जांपल से इसको समझेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम depends on the length of string, mass of bob, acceleration due to gravity, and amplitude। आपको कुछ इस टाइप से रिलेशन आपको पता लगा कि शायद टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, इन सब बातों पर शायद डिपेंड करना चाहिए। आप एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना चाहते हो, व्हाट शुड हैव बीन द एग्जैक्ट फॉर्मूला, तो पहले आप ऐसे लिखोगे, द टाइम पीरियड इक्वल्स, चलो ये एम्पलीट्यूड रहने दो, एम्पलीट्यूड नहीं है। सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है मान लो, एल की पावर सम अल्फा, वी डोंट नो एल की किस पावर पर डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है जी पर, यानी कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर, ये मान लो इसकी पावर है बीटा। साथ में इट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बॉब, उसकी पावर मान लो गामा। पहले आपको जिस तरह से लिखोगे, उसके बाद इन सबके डायमेंशंस डाल दोगे। जैसे टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी होता है, टी की पावर 1, लेंथ का डायमेंशन एल होगा, एल टू द पावर अल्फा, जी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 2, इसकी पावर बीटा, एंड मास का डायमेंशन एम होगा, इसकी पावर गामा। तो दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वेट करनी है आपको। इधर मालूम है आपको m की टोटल पावर 0 है, l की टोटल पावर 0 है और t की पावर 1 है। यहाँ पे क्या आएगी, m की पावर कितनी आ जाएगी, गामा आ जाएगी, l की टोटल पावर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी, एंड t की टोटल पावर -2 बीटा आ जाएगी। तो मास की डायमेंशंस कभी भी लेंथ और टाइम पे इफेक्ट नहीं डालेगी। सिमिलरली लेंथ का डायमेंशन कभी भी बाकी पर डिपेंड नहीं, इफेक्ट नहीं डालेगा। टाइम का डायमेंशन मास और लेंथ पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इंडिविजुअली देयर डायमेंशन शुड मैच। दोनों तरफ से इक्वेट कर दोगे तो आपको कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट गामा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड -2 बीटा इक्वल्स 1। यहां से गामा का वैल्यू तो डायरेक्टली 0 आ गया, बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -हाफ। अल्फा सोचोगे अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है तो इट शुड बी +हाफ, एंड गामा जो है वो 0। ये वैल्यूज आपको पता लगनी। फिर आप क्या लिख दोगे कि टी का वैल्यू कितना है, एल की पावर अल्फा, अल्फा मींस हाफ, एल टू द पावर हाफ, एंड जी टू द पावर -हाफ। और जो आपका मास है उससे इंडिपेंडेंट आ गया, आप उसको ऐसे पर लिख सकते हो, इक्वल टू L/G। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इसमें, there are certain things which you must understand, that there are some drawbacks of these methods। ड्रॉबैक्स के बारे में चलो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एक और एग्जांपल करता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए क्या है बेटा। सर ये ऊपर वाले में t इक्वल टू k रूट L/G होना चाहिए था। हाँ वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। वो ड्रॉबैक्स में आएगा इसके, भी करूंगा उसको एक्सप्लेन। पहले ये देख लो। तो विस्कस फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ spherical body moving in a viscous medium, तो विस्कस क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, थोड़ा सा आपको अगर पहले अगर आपने सुना हो तो अच्छा है, बट विस्कोसिटी इज
आप किसी भी मीडियम में जैसे कि एयर है या वाटर है उसे मूव करते हो तो एक ड्रैग पीछे की तरफ लगता है, लाइक फ्रिक्शन जैसा फोर्स लगता है। फ्रिक्शन हम उसको नहीं बोलते हैं डायरेक्टली, बट इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स जिसको कि एक नया नाम दिया गया है, विच इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। आप हवा में मूव करोगे तो हवा जो है रेजिस्ट करेगी मोशन को। So that viscous force on a spherical body moving in a viscous medium depends upon, suppose वो force depend करती है दो तीन फैक्टर्स पे, रेडियस ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस तो मालूम है आपको, इसका डायमेंशन, स्पीड का ही मालूम है, फोर्स का ही मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है दैट इज, मैं आपको यूनिट बताता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका यूनिट होता है बेटा पास्कल सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। पास्कल जानते हैं, पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर। बोलो पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। तो आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या रिलेशन आएगा विस्कस फोर्स का रेडियस, स्पीड और विस्कोसिटी के साथ। यूज दैट डायमेंशनल एनालिसिस। बीटा इनटू वी वेलोसिटी। अच्छा, रेडियस पे नहीं आ रहा कुछ भी? नो सर। ओके, चलो देखते हैं अभी। यहाँ पे आप लिखोगे फोर्स जो है वो मान लीजिए फोर्स इक्वल टू सम ईटा टू द पावर अल्फा, रेडियस टू द पावर बीटा एंड जो आपका वेलोसिटी उसकी पावर गामा। फिर मैं सबके डायमेंशंस डाल दूंगा यहाँ पर, तो सबके डायमेंशंस देखिए। इसका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, पावर वाले दोनों को। ईटा का डायमेंशन क्या बनेगा देखो, पास्कल सेकेंड। पास्कल है फोर्स पर मीटर स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे, टी से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एल स्क्वायर से डिवाइड किया, टी से मल्टीप्लाई किया, टाइम से मल्टीप्लाई। इसकी पावर अल्फा, रेडियस तो सीधा एल है, एल की पावर बीटा एंड वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन की पावर गामा। इस तरीके से आप लिखोगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही। उसके बाद जो है सबको कंपेयर करेंगे। तो एक साइड तो आपका आया है एम एल माइनस वन टी माइनस एम एल सॉरी एम एल वन टी माइनस टू। इधर एम की टोटल पावर है अल्फा ओनली, एल की टोटल पावर देखो कितनी है, माइनस अल्फा यहाँ से आएगी, बीटा यहाँ से आएगी और गामा यहाँ से आएगी, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और टी की जो टोटल पावर्स हैं दे विल बी माइनस अल्फा एंड माइनस गामा। इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है सबको ये कैसा है? एम की टोटल पावर अल्फा है बस, एल की जो टोटल पावर है दैट विल बी माइनस बीटा माइनस गामा, और ऐसे टी की पावर माइनस अल्फा माइनस गामा। कंपेयर कर लो तो अल्फा का वैल्यू सीधे सीधे वन आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, that comes out to be again 1, and minus alpha minus gamma is minus 2.
अल्फा अगर 1 है तो यहाँ से गामा का वैल्यू पता लग जाएगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से गामा का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 डाल दो इसमें तो गामा आ जाएगा 1, और फिर दोनों की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा तो अल्फा भी 1, सब 1 है। यानी आपका जो फोर्स आएगा वो हमारे रिलेशन से मीटा आर बी सबकी पावर 1 आ जाएगा। पहला लिमिटेशन ये इक्वेशन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार टाइम पीरियड ये नहीं होता एक्चुअली। टाइम पीरियड का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या हुआ करता था, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। इसका मतलब क्या है, कभी भी कांस्टेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं देगा। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सिंपल सी बात है, ये ऑब्वियस भी है काफी। ये भी जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर। ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली। तो ये भी आपका जो है ईटा आर भी तो आ गया, लेकिन जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 6 पाई, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये इसकी एक लिमिटेशन। साथ में अब से आप जब भी कभी कोई फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें कांस्टेंट लिख करके आप हमेशा लिखना शुरू करो। तो सम कांस्टेंट इज एक्स वाई जेड लेके, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट की कोई क्वांटिटी होगी, मे बी कुछ भी ले लो, उसको पी ले लो, तो आप हमेशा एक कांस्टेंट रखोगे इसमें कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो सकता है जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। और कोई लिमिटेशन मालूम है आप लोगों को, और क्या लिमिटेशंस होंगी इसकी? एनीवन बोलो भाई, और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इसकी? जिसमें 2 का सम होगा वो नहीं निकाल सकते। ओके, दैट इज गुड। सो quantities which depends on sum of other quantities cannot be calculated. So suppose आपकी इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square, and I give you that displacement depends upon the initial velocity, time and acceleration. तो आप डायरेक्टली वाली इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। u into t है या a into t square है या क्या है, ये चीज नहीं आ पाई। तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन। और कोई लिमिटेशन? एक्सपोनेंशियल, log and trigonometric functions cannot be found out. और कोई? दिया है, जॉइन आने दिया है, करेक्ट, ठीक है बेटा, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर 3 एक्चुअली। 3 का नहीं है इसमें फैक्टर। देखो और एक और क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर। अगर मैं मैकेनिक्स में बात करूं आपसे, इन मैकेनिक्स only these three quantities are used mechanics, m, l and t। ये 3 क्वांटिटीज होती है पूरी मैकेनिक्स में। और इन तीनों से आपकी 3 ही इक्वेशन बन सकती है। यहाँ पर देखो इधर की तरफ 3 ही रहेगा तो आपको 3 इक्वेशन बनेगी। बट मान लीजिए यहाँ पर 4 फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा हो। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल में एम्पलीट्यूड काटा, इसीलिए काटा। 3 तक तो ठीक है, 3 तक के लिए आपकी 3 इंडिविजुअल इक्वेशंस बन जाएंगी, क्योंकि आप m की पावर को इक्वेट करोगे, l की पावर को करोगे, t की पावर को। लेकिन अगर इसमें 4 एक और क्वांटिटी होती है, मान लो एम्पलीट्यूड भी हो, तो आपको लग रहा है एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, लेट्स तो डेल्टा लिख देते हैं। अब आपकी जो इक्वेशन ज्यादा हो जाएंगी,
सॉरी अननोन ज्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन 3 ही रहेंगे। अननोन 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, जबकि इक्वेशन m की इक्वेट करोगे, l इक्वेट करोगे, t इक्वेट करोगे तो उससे 3 ही रह जाएंगे। लेकिन इसमें से 3 बोलना जरूरी नहीं है, मैकेनिक्स के लिए 3 सही है। इन मैकेनिक्स आपकी जो क्वांटिटीज है वो 3 या उससे कम हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, 3 या उससे ज्यादा, 3 से ज्यादा हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। बट इन जनरल क्या है, if number of base quantities used is less than the quantities on which and is used on is less than the quantities which on which a equation depends, then we get no unique solution. जब आपके नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाते हैं, इक्वेशन कम रह जाती है, तो कोई यूनिक सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, वेरियस के लिमिटेशन। सर बोलो। सर फोर्थ बिट थोड़ा दिखाइए। हाँ क्या हो, दिख नहीं रहा? सर फोर्थ बिट दिख नहीं रहा सर। कहाँ तो तक जो दिख? लिखा है MLT इफ नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज। हाँ कहाँ, मतलब क्या नहीं, कैसे नहीं दिख रहा? नो दिखा ये अभी? सर अभी दिखाई दे रहा है। Okay, somebody is saying that there is one more limitation. Adya Singh says that sir, many quantities have same values of dimensions like work and energy. So, but that is not the limitation. Okay, that is not the limitation. ये वाला मेथड बिल्कुल सही बात है। देखो एक और जो इन्होंने बोला है दैट ये आपको स्केलर या वेक्टर के बारे में नहीं बताएगा कि क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, लेकिन हमने वो पूछा भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में कहीं भी। इनफैक्ट ये दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर दोस थिंग्स, इट इज ओनली यूज्ड कि क्वांटिटी बाकी चीजों पे किस तरीके से यूज हो रहा है, किस तरीके से डिपेंड कर रही है, व्हाट इज द रिलेशन। वी आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेदर इट इज अ स्केलर और वेक्टर, बट यस अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ये स्केलर है वेक्टर है तो इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। इन जनरल आप जो है बाकी क्वांटिटीज पे कैसे रिलेट कर रही है ये निकालना है, ना कि स्केलर है वेक्टर। So in new system of units, force, velocity and pressure are taken base quantities. तो देखते हैं, तो वही क्वेश्चन है अभी, लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका फोर्स, वेलोसिटी एंड प्रेशर की सम पावर्स पे। इसकी पावर मान लीजिए अल्फा है, इसकी पावर बीटा है, इसकी पावर गामा। सबकी डायमेंशन लिखते चले जाओ, एम एल टी माइनस 2 पावर अल्फा, एल टी माइनस 1 टू पावर बीटा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 पावर गामा। प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यहाँ पर जो है m का 0 है, l 1 है और t भी 0 है। m की टोटल पावर क्या आ गई यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा। l की टोटल पावर क्या क्या आ गई, अल्फा बीटा माइनस गामा। और t की टोटल पावर क्या क्या आ गई, -2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा
इक्वेशंस क्या क्या हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1, माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा 2 गामा इक्वल्स 0। सॉल्व किया जा सकता है। तीन इक्वेशंस हो, देखो क्या क्या वैल्यूज आ रही है अल्फा बीटा गामा की, बताइए। बीटा -2 गामा -1 अल्फा 2 बीटा -2 एंड गामा क्या बोला तुमने? -1 -1। चलो भाई चेक करो, इसमें ठीक बैठ रहा है, इसमें भी ठीक बैठ रहा है, इसमें चेक कर लो जल्दी से। ये -4 हो गया, -2 +2 हो गया, तो -2 बचा, +2 0। सही है, सब सही है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। सो यार L in terms of base quantities, new base quantities will be F square F2, velocity -2 and pressure -1। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही आप जो मास का भी निकाल लेंगे, ऐसे टाइम का निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। और देखिए नए टाइप के और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सभी को। एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर देते हैं, यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं हम, उसमें भी आप डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हो। सो इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इक्वल टू 10⁻⁻1 सेकेंड, ये आपको सारा कन्वर्जन दिया हुआ है। Find the value of 1 Newton star and 1 Pascal star। यानी नए सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूटन स्टार और पास्कल स्टार कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स। सो यू हैव टू फाइंड 1 न्यूटन स्टार इक्वल्स टू हाउ मेनी ओरिजिनल न्यूटन्स एंड 1 पास्कल स्टार इज इक्वल टू हाउ मेनी ओरिजिनल पास्कल्स। ये कन्वर्जन आपको करके बताना है फटाफट से, जल्दी बता दो भाई। पास्कल कितना है? So 1/10। So I hope सभी को आ रहा होगा ये, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पहले को इस तरीके से लिखेंगे दैट 1 न्यूटन स्टार मस्ट बी इक्वल टू उससे पहले आप फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, पहले डायमेंशन फॉर्मूला मल्टी -2। फिर ऐसे आपको यूनिट से भी कर सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 kg स्टार इंटू 1 मीटर स्टार इंटू 1 सेकंड स्टार टू द पावर -2। 1 kg स्टार विल बी इक्वल टू, एक तरह से kg स्टार हो जाएगा, 1 kg स्टार की जगह 10⁻2 आ जाएगा kg में, मीटर स्टार की जगह 10 आ जाएगा, 10 मीटर्स, एंड 1 सेकंड स्टार की जगह आ जाएगा 10⁻⁻1, तो ये जाएगा 10⁻2 सेकंड्स, है ना। पावर -2 इसलिए इसकी पावर एक पलट गई, 10⁻2 हो जाएगा। सो दिस विल बी 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच विल बी 1 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। So 1 Pascal star 1/10 Pascal आ रहा है। ओके, Yes sir। तो ये मेथड सबको क्लियर है कैसे करते हैं? बेटा मेथड सबको क्लियर है? Yes sir। Yes sir। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया ये काम खत्म, हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन इज कंप्लीट। आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, हालांकि देने का कोई इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट आई विल स्टिल गिव यू एन असाइनमेंट, उसको कर लेना, छोटा सा असाइनमेंट रहेगा। मैंने तुम्हें पुराना असाइनमेंट दिया था, वो मुझे तुमने कभी ना तो उसमें पूछा, ठीक है, आई थिंक यू डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स इन दैट, तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक दो बातें और बस ध्यान रखो, दैट आपको मालूम है वही मीटर और किलोमीटर में जो 1 किलोमीटर इज ग्रेटर एंड 1 मीटर इज स्मॉलर। सो अगर मुझे लिखना 1 किलोमीटर तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 मीटर्स। इससे से देख के आपको समझ में आ रहा है किलोमीटर बड़ा है, क्योंकि उसमें एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो
मीटर छोटा है तभी उसमें ज्यादा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मेक देम इक्वल। कैन यू टेल मी मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है ये स्पीड का या फिर किलोमीटर पर आवर? कौन सा यूनिट बड़ा है इनमें से? किलोमीटर पर आवर। Which is a larger unit? Kilometer per hour. मतलब अगर 1 मीटर पर सेकंड है किसी की स्पीड, वो तो ऐसे तेज घूम दौड़ रहा होगा या 1 किलोमीटर पर आवर वाला तेज चल रहा होगा? Which one is moving faster? 1 meter per second. मीटर पर सेकंड। So meter per second is a larger unit. स्पीड की मीटर पर सेकंड जो है वो बड़ी यूनिट है कंपेयर टू किलोमीटर पर आवर। इनफैक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए वाला कन्वर्जन। जानते हैं 5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। बोल दो बच्चों जल्दी फटाफट से। So meter per second will be a larger unit. क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हमारा काम खत्म हुआ। Now we can easily go move on to this second part of this chapter, which is errors in measurement. तो आज इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हो। और अगर आप फिजिक्स में कुछ रिसर्च में आगे जाना चाहते हो, अच्छा मैंने कभी पूछा नहीं, जस्ट चैट में लिखो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन जेई और नीट, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग में कौन कौन जाना चाहते हैं? जस्ट चैट में मेरे को ऐसे लिख के बता दो कितने लोग इंजीनियरिंग के लिए और कितने लोग नीट के लिए। जस्ट राइट डाउन जेई एंड नीट, सभी लोग फटाफट से अभी के भी लिखो, आई वांट टू नो।